नमस्ते। मैं डॉक्टर संपतराम रेगर से आचार्य राजनीति विज्ञान SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट 3 का प्रश्न पत्र सेकंड में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्र संघ की प्रमुख कानूनी संस्था है। कानून से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर ही ये विचार करता है। राजनीतिक झगड़ों से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे देश जो इस न्यायालय के सदस्य हों, यदि किसी मामले को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सदस्य हैं वही उपस्थित हों या वही न्याय मांगे, दूसरे जो सदस्य नहीं हैं या गैर सदस्य देश हैं वो भी इससे परामर्श ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद कानूनी विवाद उपस्थित होने पर उसे न्यायालय के सम्मुख पेश कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाएं भी किसी कानूनी प्रश्न पर न्यायालय से परामर्श ले सकती हैं। व्यक्तिगत झगड़े इस अदालत में पेश नहीं किए जाते हैं। चीन, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका ने डबार्टन सम्मेलन के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के संबंध में जो प्रस्ताव किए थे उनमें ये कहा गया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होना चाहिए, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आवश्यकता हमें पड़ेगी, वो भी होना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का आयोजन करने वाले राष्ट्रों के आमंत्रण पर, उनके बुलाने पर विधिवेताओं की समिति, जिसमें 14 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, उस बैठक में 9 से 22 अप्रैल 1945 तक वाशिंगटन में बैठक हुई। इस बैठक में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रारूप तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 92 से लेकर के 96 तक के अनुच्छेदों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का विधान या उसकी जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 92 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय संबंधी प्रधान उपकरण होगा, ये बात बताई गई है। अनुच्छेद 94 के अनुसार प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय के निर्णयों को ठीक तरह से पालन करे। यदि एक पक्ष पालन न करें तो दूसरे पक्ष को अधिकार है कि सुरक्षा परिषद का ध्यान इस ओर उपयुक्त कार्रवाई के लिए आकृष्ट करें, ध्यान दिला सके कि अमुक जो पक्ष है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो वो वहाँ जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में 3 अप्रैल 1946 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान 70वें अनुच्छेद में है। इसमें न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, कार्य, संचालन नियम आदि सभी आवश्यक बातें दी गई हैं। स्थायी न्यायालय का कार्यालय हेग में, जो नीदरलैंड में है, वहाँ होगा, पर दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ तक इसका कार्यकाल वहीं स्विट्जरलैंड चला गया, क्योंकि सारे इंग्लैंड, हॉलैंड पर जर्मनी का अधिकार हो गया था। युद्ध समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जिस न्यायालय की स्थापना हुई उसका मुख्य स्थान हेग में ही रखा गया जाना तय किया गया। उसका मुख्य स्थान हेग है और इसका कारण ये भी है, हेग में क्यों रखा गया, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो इसका कार्यालय है, जो कार्यालय का भव्य भवन है, उसका निर्माण अमेरिकी दानवीर स्वर्गीय कार्नेगी ने अपने धन से करवाया था। अतः आज भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय उसी भवन में है। पहले न्यायालय जो निर्णय किए थे या आदेश दिए थे उन सब को नए न्यायालय में अंगीकृत के रूप में कर लिया गया, उनको मान लिया गया है। अब हम बात करते हैं न्यायालय के गठन की, इसका किस प्रकार से गठन हुआ है। तो इसके संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए न्याय के उसके लिए गठन किया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्थायी
न्यायालय के समान ही न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की संख्या 15 रखी गई। ये न्यायाधीश अपने में से ही एक न्यायाधीश को सभापति तथा उपसभापति जो कि 3 साल के लिए चुने जाएंगे वो चुनते हैं। न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद तथा महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। न्यायाधीशों का चुनाव जाति भेद, रंग भेद तथा धर्म भेद के आधार पर न होकर के योग्यता के आधार पर होता है। यह व्यक्ति अपने राष्ट्र में विधिवेता के रूप में ख्याति पा चुके होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं। और संविधान में कहा गया है कि न्यायाधीशों का नैतिक चरित्र भी उच्च होना चाहिए और उसमें वे योग्यता होनी चाहिए जिनसे देश की न्याय संबंधी उच्च संस्थाओं के उच्च न्यायिक अधिकारियों की नियुक्तियों के लिए वो आवश्यक है। अब हम बात करते हैं उन्मुक्तियों की, इम्यूनिटीज़ की। तो न्यायाधीशों को प्रत्येक विशेषाधिकार सौंपे गए हैं, अनेक विशेषाधिकार सौंपे गए हैं जिनको न्यायिक अनुमुक्तियां प्रदान की गई हैं। न्यायालय के समक्ष वादियों के प्रतिनिधि, परामर्शदाता और वकीलों को भी स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने की छूट दी जाती है। अब हम इसकी गणपूर्ति कोरम की बात करते हैं। तो न्यायालय के विधान के अनुसार इसमें 15 न्यायाधीशों के अतिरिक्त अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की व्यवस्था है। न्यायालय की गणपूर्ति 9 रखी गई है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, ये किस प्रकार से, किस प्रोसीजर से कार्य करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। न्यायालय के सभी निर्णय बहुमत से किए जाते हैं। बहुमत न होने पर सभापति का निर्णायक मत मान्य होता है। न्यायालय की भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। अन्य भाषाओं को भी अधिकृत रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। न्यायालय अपने कार्यविधि और नियमावली स्वयं तैयार करता है। न्यायालय के सामने ये सब विवाद आ सकते हैं जिनको दोनों पक्षों के सामने रखना चाहें या जिनका संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर तथा संधि के अनुसार न्यायालय में लाया जाना अनिवार्य है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मुकदमों में वादी और प्रतिवादी केवल राष्ट्र के ही होंगे, व्यक्ति नहीं होगा। ऐसे राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं अपनी विवाद का निर्णय इस न्यायालय द्वारा करा सकते हैं, किंतु सुरक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को उन देशों को मानना पड़ेगा जो इसके सदस्य नहीं हैं। सुरक्षा परिषद भी ऐसी शर्तें नहीं रख सकती जिनके कारण गैर सदस्य राष्ट्र में असमानता हो। न्यायालय के विधान के मंतव्य के अनुसार मुकदमे के खर्च का कौन सा हिस्सा गैर सदस्य राष्ट्र को देना पड़ेगा, इसका निर्णय न्यायालय ही करेगा। न्यायालय का निर्णय अंतिम समझा जाता है। निर्णय की अपील नहीं हो सकती है, किंतु यदि कोई पक्ष समझे कि कोई आवश्यक बात न्यायालय के समक्ष किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकी अथवा प्रत्यक्ष रूप से कहीं भूल हुई है, तब उस अवस्था में पुनः विचार के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है कि अमुक बात सामने नहीं आई या भूल से रह गई है, तो दोबारा से पुनः विचार का प्रार्थना पत्र कोई भी देश दे सकता है। न्यायालय को अधिकार है कि अपना निर्णय देने के पूर्व ही किसी व्यक्ति विशेषज्ञ अथवा कमेटी द्वारा मुकदमे से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में जांच करा सकती है, करा ले। मुकदमे की सुनवाई आमतौर से सार्वजनिक रूप से होती है, किंतु न्यायालय अथवा वादी और प्रतिवादी ये चाहें कि प्रार्थना पर बंद कमरे में मुकदमे की सुनवाई हो तो वो भी कर सकते हैं। सब प्रश्नों का निपटारा उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत से होता है। यदि किसी प्रश्न पर न्यायाधीशों का मत बराबर होता है तो सभापति अथवा उसकी अनुपस्थिति में जो भी सभापति का आसन ग्रहण कर रहे हों वो अपना निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट दे सकता है, निर्णायक मत वो दे सकता है। यदि निर्णायक सर्वसम्मति से नहीं होता है तो उस अवस्था में अल्पमत वाले न्यायाधीशों को भी अपना पृथक लिखित मत व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। मुकदमे का निर्णय खुली अदालत में पढ़ा जाता है और उस पर
सभापति एवं रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होते हैं। साधारणतः यदि किसी राष्ट्रीय न्यायालय की तरह फैसले में जीतने वाले राज्य को मुकदमे का व्यय करने का उल्लेख न हो तो समझा जाता है कि न्यायालय का विचार है कि प्रत्येक पक्ष अपना खर्च स्वयं उठाएं। मुकदमे की सुनवाई के लिए कम से कम 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। न्यायालय का खर्च सदस्य देश देते हैं। खर्च का हिस्सा कितना किसको देना पड़ेगा, इसका निर्णय महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में न्यायालय का बजट भी सम्मिलित रहता है और महासभा न्यायाधीशों तथा रजिस्ट्रार का वेतन भी निर्धारित करती है। यद्यपि न्यायालय का स्थायी कार्यालय हैग में है, तथापि मुकदमे की सुनवाई दूसरे देशों में भी की जा सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हैग में ही उसकी सुनवाई हो, दूसरे देशों में भी उनकी सुनवाई, मुकदमे की सुनवाई की जा सकती है। न्यायालय का क्षेत्राधिकार, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, जुरिस्डिक्शन क्या, इसका क्या क्या क्षेत्र अधिकार हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्र अधिकार को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग तो ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अनिवार्य क्षेत्राधिकार, तीसरा परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार। तो हम पहले की बात करते हैं, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि की धारा 36 के अनुसार न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिनको संबंधित राज्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि हमारा मुकदमा अमुक है और इसके बारे में निर्णय करना है। दूसरा है अनिवार्य क्षेत्राधिकार। राज्य स्वयं घोषणा करके इन क्षेत्रों में न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लेता है। यह है संधि की व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित सभी मामले, किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व जिसके सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए। तीसरा आता है परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा परामर्श देने का कार्य भी संपन्न किया जाता है, पूरा किया जाता है। महासभा तथा सुरक्षा परिषद किसी भी कानूनी प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श मांग सकती है, ले सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग तथा विशेष अभिकरण भी उनके अधिकार क्षेत्र में उठने वाले कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय का परामर्श प्राप्त कर सकती है। परामर्श के लिए न्यायालय के समक्ष लिखित रूप में प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा कि हम इस रूप में निर्णय या सलाह लेना चाहते हैं, तो वो लिखित रूप में इस प्रकार का प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश करते हैं, करना होगा। न्यायिक निर्णयों की क्रियान्विति किस प्रकार से होती है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए संघ के चार्टर की धारा 94 में ये व्यवस्था की गई है कि इसके अनुसार संघ का प्रत्येक सदस्य यह प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी भी मामले में विवादी होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को मानेगा या उसको मानना पड़ेगा। यदि एक पक्ष न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता है तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद का आश्रय ले सकता है, सुरक्षा परिषद में वो जा सकता है। न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई तय करते समय सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। इसमें से 5 स्थायी सदस्य भी होने चाहिए। सुरक्षा परिषद जैसा आवश्यक समझे वैसी कार्रवाई वो अपने आप करेगा। अब हम बात करते हैं न्यायालय द्वारा कानूनों का प्रयोग। चार्टर के नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वादों का निर्णय करने में अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रयोग करता है। जो वाद निर्णय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश किए जाते हैं उन वादों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश निम्नलिखित विधियों का प्रयोग वो करते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं निर्णय लेने के लिए, उन विधियों को न्यायाधीश प्रयोग करते हैं, उन विधियों का जिक्र करेंगे, उनका वर्णन करेंगे। जो पहली विधि है सामान्य अथवा विशिष्ट पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ क्या क्या हुई हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ समझौते क्या हुए हैं उनका सहायता ले सकते हैं जिनको विवादग्रस्त पक्ष स्वीकार करते हों। दूसरी जो सारा है वो अंतर्राष्ट्रीय परंपरा तथा रीति रिवाज जिन्हें सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। क्या परंपरा रही है और क्या रीति रिवाज है उनका भी ये सहयोग ले सकते हैं। तीसरा जो प्रयोग है, जो विधि है, उसका सभ्य राष्ट्रों द्वारा
मान्यता प्राप्त कानूनों की सामान्य सिद्धांत क्या हैं। सभ्य राष्ट्र जो सिविलाइज्ड कंट्री हैं वो किस प्रकार से कानूनों को मान्यता देते हैं, किस प्रकार के उनके सामान्य सिद्धांत हैं, उनकी वो देख सकते हैं। अगला है भिन्न भिन्न राष्ट्रों की विधिवेताओं और न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय भी एक तरह से विधि के प्रयोग में काम लिए जाते हैं कि कौन सा विवाद कैसे हुआ और उसमें क्या निर्णय दिया गया, उनका भी वो प्रयोग ले सकते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मूल्यांकन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, फिर भी जब इनसे जन्म लिया है, इसका जन्म हुआ है, इसके द्वारा अनेक अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाया जा चुका है। न्यायालय के कार्य संचालन में विभिन्न देशों तथा गुटों ने बाधा डाली है, परेशानी डाली है, अड़चन डाली है। राज्यों की अवहेलना तथा असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण के कारण वह अधिक उपयोगी तथा शक्तिशाली संस्था नहीं बन पाई है। अतिवादिता, प्रभुसत्ता का विचार न्यायालय के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, इसका परित्याग करना होगा। लास्ट में अगर हम ये कहें कि अपनी दुर्बलताओं और परिसीमाओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना काम बड़ी कुशलता से किया है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में योगदान दिया है। धन्यवाद।